अब देखिए, हक्सले ने 1867 ईस्वी में ये बताया था कि जीव द्रव्य के शब्द के बारे में बताया था। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था, जीव द्रव्य का नामीकरण किया था। अगर हम नामीकरण की बात करें तो केवल इन्होंने ये बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। इसके बाद में जीव द्रव्य जो है इसके बारे में बताया है कि एक फ्लूइड होता है, ये चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, ये सेल्स के लिए काम करता है। उसके बाद में इन सारी चीजों के बारे में बताया है। सबसे पहले क्या किया था, हक्सले ने 1868 ईस्वी में केवल और केवल जीव द्रव्य का नाम दिया था। ओके, अब मीटर की बात करेंगे। मीटर ने 1869 ईस्वी में बताया था कि डीएनए के बारे में बताया था। देखिए, केंद्रक से ही डीएनए निकला हुआ है। केंद्रक के अंदर ही एक अंश है, एक पार्टिकल्स है, एक अणु कहेंगे, एक माइक्रो पार्टिकल्स कह सकते हैं, जिसको डीएनए कहा गया है। इसी केंद्रक से ही डीएनए निकला हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ये केंद्रक है। लेकिन जिसको जो नाम दिया गया है वो न्यूक्लियन दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है डीएनए की दो न्यूक्लियन श्रृंखला होती है, एक आरएनए और एक डीएनए। ओके, क्यूनी ने ये बताया था कि 1878 ईस्वी में एंजाइम्स के बारे में बताया था। देखिए कितना आप जानते हैं कि आपने बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा। तो एंजाइम शब्द कहाँ से निकला है, ये किस जगह से आया है, किस रास्ते से होकर के आया है, ये किसने बताया है, क्यूनी ने बताया है। कब बताया था, 1878 ईस्वी में। अब इसमें एक बात और देखिए, जितने भी एंजाइम्स के बारे में आपने जो पढ़ा है और जो अभी तक पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्यूनी ने एंजाइम्स के बारे में बता दिया था। इसीलिए आज जितने भी आप लोग जानते हो कि एंजाइम्स की प्रॉब्लम्स हो रही है या हार्मोन इम्बैलेंस है, जो भी चीजें हैं वो आपने इन्हीं से जानी होंगी। ओके, आगे चलते हैं। डब्ल्यू फ्लेमिंग की बात करेंगे। 1879 में क्रोमोटिन में समसूत्री विभाजन कैसे होता है, मियोसिस किस तरीके से होता है, इसके बारे में किसने बताया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने बताया था। देखिए पृथक्करण इसका होता है, किस तरीके से होता है, जैसा मैंने अभी बताया है कि इसमें आप जो देख रहे हैं समसूत्री विभाजन, जो डॉटर सेल्स अलग तरीके से होती चली जाती हैं, सेल्स का अलग पृथक्करण कैसे किया जाता है, वो क्रोमेटिन के द्वारा ही होता है। आगे बात करें, एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 ईस्वी में पौधों में निषेचन बताया था। आपको मालूम है एक मेल और एक फीमेल के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म जाता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो प्लांट में कैसे होता है, देखिए प्लांट में भी फर्टिलाइजेशन होता है और मेल फीमेल के द्वारा भी फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन किसने किया था, किसने इसके बारे में बताया है। तो एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 ईस्वी में बताया था। वीजमैन ने 1885 ईस्वी में जनन द्रव्यवाद के बारे में बताया था। जनन द्रव्य क्या है, ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड जिसे कहते हैं जो आता है। आपने देखा जब एक स्त्री के गर्भ से एक बच्चा जो है पैदा होता है, जन्म लेता है, तो आपने देखा होगा जो बेबी बाहर निकल के आता है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बाहर निकल के आता है तो उसकी बॉडी पर एक फ्लूइड रहता है व्हाइट कलर। क्यों, क्योंकि जनन का मतलब क्या होता है, माँ के गर्भ से बच्चे को बाहर जो निकाला जाता है, जिस रास्ते से वो होके आता है, मान लीजिए जिस रास्ते से जीटी रोड से, इस हाईवे से वो होके निकल आता है, उसके द्वारा जो उसे जो फ्लूइड मिलता है, जो चिपका हुआ होता है उसी बॉडी के अंदर, वही जनन द्रव्यवाद कहा जाता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, बात की नजाकत को आप समझो बहुत अच्छी तरीके से। बाल्डियर ने 1888 ईस्वी में केवल और केवल गुणसूत्र शब्द के बारे में बताया था। गुणसूत्र क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ये नहीं बताया है। एक स्त्री में कौन कौन से पाए जाते हैं, एक पुरुष में कौन कौन से पाए जाते हैं, इनके बारे में भी नहीं बताया है। केवल उन्होंने जो क्लैरिफाई किया है, जो क्लियर किया है, वो केवल ये गुणसूत्र क्या होता है, केवल इतना बताया। अल्टमान ने, आप यहां पर देखोगे, अल्टमान ने
1894 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बायोब्लास्ट में क्या होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपके 4 मोल्स एडीपी के 4 मोल्स एटीपी के हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इन्हीं के द्वारा बॉडी में ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से हर ऑर्गन्स के पास में पहुंचती है। अब बायोब्लास्ट का इसमें क्या रोल रहता है, इसके बारे में अल्टमैन ने 1894 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया है। ओके, सी बेंडा की बात करें 1897 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, इसके बारे में। और सबसे पहली चीज तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपकी सबसे बड़ी सेल है, आपकी सबसे बड़ी सेल, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे इम्यूनिटी भरी जो सेल्स हैं वो कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। ओके, कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में ABO के बारे में बताया था और इन्होंने इसमें ये भी बताया था कि RH जो एक फैक्टर होता है, इस RH फैक्टर के द्वारा ही हम हर पर्सन के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो अलग अलग देखते हैं। एंटीजन होता है इसके अंदर, आप समझ लीजिए एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीजन O, ये सभी तरीके के एंटीजन आपको अलग मिलते हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये एंटीजन के द्वारा ही पता लगता है, क्योंकि RH जो है, इस RH के द्वारा एंटीजन्स क्लियर होते हैं, इस द्वारा एंटीजन्स क्लियर होते हैं। इसीलिए जितने भी लोग हैं, जितने पीपल्स हैं, जितने भी सिविलाइजेशन हैं, उन सभी सिटीजन में आपको जो ब्लड ग्रुप मिलता है वो अलग मिलता है। इसका कारण केवल यही है, यही कारक कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया था। ओके, आगे बात करें, सटन बावेरी ने 1902 ईस्वी में गुणसूत्रीय के बारे में बताया, वंशागति क्या होता है, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, इनके सिद्धांत के बारे में बताया कि गुणसूत्र क्या होते हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये कहां से बना, किस तरीके से शुरुआत हुई, इस सिद्धांत के बारे में सटन बावेरी ने 1902 ईस्वी में बताया है। ओके, अब बात करेंगे जॉनसन। देखो जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में जीनोटाइप और फिनोटाइप्स के बारे में बताया था। ये क्या होता है, देखिए जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सभी के बारे में हम पूरे डिटेल में जब चैप्टर में घुसेंगे तब आपके पास में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। ये आज लास्ट वीडियो है, इसके बाद में और भी बचा हुआ है, हम वो भी मैं अभी करने वाला हूँ क्लियर। आज ही आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ लीजिए। ये सभी लोगों के लिए, SSC वालों के लिए है, यूपी लेट वालों के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए है, बैंकिंग वालों के लिए है, और सीटेट वगैरह, यूपी टेट वगैरह की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो हेल्पफुल रहेंगे, जो चतुश्रेणी के लिए है। सभी लोग देखें, सभी लोगों के लिए ये बेनिफिट है। हाई स्कूल वाले 10th 12th क्लास वालों के लिए तो है ही, बाकी अदर क्लासेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, मैं अभी और बनाने वाला हूं, आपको और भी बताने वाला हूं, आप देखो लास्ट वीडियो। इसके बाद में हम किताब के अंदर घुसना शुरू कर देंगे, किताब के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हर टॉपिक में, हर चैप्टर के अंदर आपको मिलेगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि उसमें अंदर जाने से पहले आधी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका बेस बायोलॉजी का खूब अच्छा सा मिल गया होगा, बचा बुचा, और मैं आपको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो बने रहिए। अभी अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर मॉर्गन ने 1910 में लिंग संलग्नता के बारे में बताया था कि लिंग संलग्नता क्या होता है। देखो आप लिंग संलग्नता के बारे में सभी लोग जानते हैं, सेक्स इनहेरिटेंस के बारे में बताया था जो 1910 में। बेंटिंग ने एवं बेस्ट ने 1922 में पैनक्रिएटिक या अग्ना से इसे बोलते हैं, पैनक्रियास से इंसुलिन को अलग किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है और ये जो हार्मोन है ओके, ये जितना ज्यादा बनेगा बॉडी के अंदर उतनी ही शुगर को ये मेंटेन करेगा। क्या करेगा? मेंटेन करेगा। इज द क्लियर? बात समझ आ रही है? तो इंसुलिन हार्मोन के वजह से ही, जब इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है,
तो बॉडी के अंदर शुगर यानी ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती है जो मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसके वजह से लिवर फैटी होने लगता है, जिसे कहा जाता है शुगर का हो जाना। ओके, आगे चलते हैं। केल्विन चक्र, केल्विन ने 1961 में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा CO2 को कैसे लिया जाता है इसके बारे में बताया था, केल्विन चक्र के द्वारा बताया गया है। प्रोशीनर ने 1997 ईस्वी में प्रियॉन्स का बताया। देखो न्यूरॉन्स होते हैं और एक प्रियॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। न्यूरॉन्स जितने ज्यादा होंगे ब्रेन हमारा उतनी अच्छी तरीके से काम करता है, उतना ही शार्प होता है, जितना ज्यादा हम न्यूरॉन्स को एक्टिव करवाएंगे। इसी में आपका एक प्रियॉन्स होता है। इस प्रियॉन्स के बारे में भी प्रोशीनर ने बताया था। ओके, एजिफ्रोना ने 1970 ईस्वी में लाइगेज एंजाइम के बारे में बताया था कि लाइगेज एंजाइम क्या करता है। ओके, आगे चलते हैं। बार्सन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए न्यूक्लियोटाइड संरचना के बारे में बताया था। जो आपने देखा कोडिंग की जाती है डीएनए की, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, ये इस तरीके की कुछ आपकी होती है, GAC। ओके, कुछ इस तरीके से होती है। बार्सन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में बताया था दो कंडलित शर्करा थोड़ी संरचना आपकी बनाई जाती है। सिंगल निकोलसन ने क्या बताया था 1972 में प्लाज्मा मोजेक मॉडल्स के बारे में बताया था। जैसा हमने बताया ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% पाया जाता है। ओके, प्लाज्मा हमारा 55% पाया जाता है। और मोजेक मॉडल्स के बारे में, जिसे टोबैको मोजेक्स बोला जाता, उसी तरीके से ये एक मोजेक्स है, लेकिन ये वो मोजेक्स नहीं है। निकोलसन ने प्लाज्मा के अंदर मोजेक्स मॉडल जो पाया जाता है उसके बारे में बताया था। आगे चलते हैं। कैरिसमलिस ने 1886 ईस्वी में पॉलीमरेज श्रृंखला के बारे में बताया था कि पॉलीमरेज श्रृंखला क्या काम करती है। लुईस एडवर्ड्स ने 1978 में होम्योटिक जीनों के बारे में बताया था। आगे चलते हैं। टैमिन एवं बाल्टीमोर ने 1970 में, देखिए टैमिन एवं बाल्टीमोर ये दो लोग हैं, इन दोनों ने 1970 में RNA में वायरस और DNA में पॉलीमरेज श्रृंखला के बारे में बताया है। पॉलीमरेज श्रृंखला के बारे में बताया है कि इसमें किस किस तरीके से काम होता है। नील एवं रस्कान ने 1972 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। आज हम जितना भी लोग जानते हैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बारे में किसने बताया था, नोएल एवं रस्का ने बताया था। एंड ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में जीवाणु का रूपांतरण बताया था। जीवाणु का रूपांतरण, देखिए हमारे बॉडी के अंदर हर प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया हमारे लिए, बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए घातक होते हैं। ओके, उनका रूपांतरण किया है कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, उनका क्या काम होता है। रूपांतरण का मतलब होता है उसके नेचर से, उसके स्वभाव से, उसके बारे में ग्रिफिथ ने बताया था जीवाणु का रूपांतरण। ओके, अब यहाँ पर देखिए चार गाफ ने 1950 में प्यूरिन के बारे में बताया था कि प्यूरिन क्या होता है। प्यूरिन और पिरामिड्स के बारे में बताया था। ओके, तो बात समझ आ रही है। आज ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। मैंने जितना था आपको उतना बेसिक बता दिया है। कोशिश की है एक मैंने कि आपको बेसिक अच्छा सा अच्छा आपको तैयार करा दिया जाए। अब इसके बाद में आगे जो वीडियो आने वाली है, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, उसी टॉपिक से आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके।